आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, अगर इस चैप्टर के नेम को ध्यान से एनालाइज करें तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के बारे में ही पूरा डेटा निकालना है, बाकी किसी और चीज़ के बारे में हमें यहाँ पढ़ाई नहीं करनी। जैसे 11th क्लास में आप चैप्टर पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, तो आपको मतलब पूरा लिविंग वर्ल्ड उसमें देखना था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पूरे पांचों किंगडम के बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो यहाँ हम लोग सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन हेल्थ है क्या, और दूसरी बात, अगर हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो ऑब्वियस है कि क्या हो सकता है, या तो वो डिजीज के फॉर्म में हो सकता है, पहली कंडीशन, या अगर डिजीज नहीं भी हुआ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से क्या हो जाए, मतलब बाय बर्थ किसी बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये दोनों बातें आनी है इसमें। तो सबसे पहले जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एज यूजुअल हेल्थ के डेफिनेशन से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हेल्थ के डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका हो जाता है, WHO का हो जाता है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हालांकि आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बट एटलीस्ट जब चैप्टर नेम है तो डेफिनेशन तो याद रखना ही पड़ेगा, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, है ना। यही से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझा भी दूंगी आपको साथ में। देखिए, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। पहले जब हेल्थ को डिफाइन किया जाता था तो पुराने टाइम में क्या था, हम सिर्फ ऐसा बोलते थे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल भी ऐड कर लीजिए, वेल बीइंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज नोन एज हेल्थ। लेकिन आज के केस में क्या है, इसमें मेंटल और सोशल भी ऐड किया गया है। जब थोड़ा ध्यान दिया गया तो पता चला कि अच्छा, अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसको, जैसे आप मेरे से बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन हो, तो अगर डिप्रेशन हो तो इसका मतलब आप हेल्दी तो नहीं है। आपको अगर डिप्रेशन की अभी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आप भी अभी क्या है, इल हैं अभी की कंडीशन में। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी गई, जैसे इसमें मेंटल और सोशल भी ऐड किया गया। एक सोशल कंडीशन भी आपने सुना होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। लिख देती हूँ मैं, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पता ही आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कॉमनली बचपन से आप इसको बोलते आ रहे हैं, WHO बोलते हैं बच्चे इसको, है ना। WHO defines health as health as a a state of complete physical, केमिकल क्यों बोला जा रहा है, बताएगा कोई भी स्टूडेंट मुझे। यहाँ पे केमिकल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्या रीजन है इसका, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, फिजिकल हो गया, मेंटल जो नया ऐड किया गया है इसमें, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट merely the absence of disease
और इंफॉर्मेटिव। देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे मेंटल तो आप समझ गए। जैसे मैंने आप एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि सपोज कीजिए आप बैठे मेरे से क्लास ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको ना किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है, या फिर आपको डिप्रेशन हो रखा है, या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका एक्सरसाइज हो रखा है, तो ये सारे केसेस किस चीज के अंदर हम काउंट करेंगे? मेंटल इलनेस के अंदर काउंट करेंगे इसको, ठीक है। अब सोशल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सोशल जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसका रेट काफ़ी कम है, बट हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना उन लोगों को जो जैसे क्लोज्ड प्लेसेस होते हैं ना, मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है, उसमें आपने बंद कर दिया, तब उनको घबराहट होगी, इतनी घबराहट होगी कि उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सोशल वेल बीइंग भी होना क्या है? ज़रूरी है अपने आप में। ऐसा अगर आप सोचिए कि अच्छा इसको इसको इग्नोर करके सिर्फ हम क्या देखते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेल बीइंग हम देखते हैं। फिजिकल हम लोग क्यों बोल रहे हैं? अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा ह्यूमन है जिसका एक हैंड नहीं है, तब भी तो हम उसको फिजिकली चैलेंज के अंदर काउंट करते हैं। केमिकल, मैंने आपसे पूछा था कि केमिकल हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? केमिकल मेटाबॉलिज्म के सेंस में बोला जा रहा है। आपने शुरू से पढ़ रखा है कि जब कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का साफ सीधा सा ये मतलब है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिए, आपने सपोज कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेन करने वाली चीज को आपने खाया, तो उसको टूट के उसको किस चीज में कन्वर्ट होना है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। ये तो केमिकल रिएक्शन है ना। तो दैट्स द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम केमिकल भी लिख रहे हैं। बायोलॉजिकल सारे प्रोसेसेस है, सारे सिस्टम आपके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि अगर आप एक नॉर्मल से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लेते हैं, इवन कि आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके माउथ में जो सलाइवा है और उसमें जो एंजाइम है सलीवरी एमाइलेज, वही वहां से क्या करता है? डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। तो फिजियोलॉजिकल भी हो गया। मेंटल और सोशल वेलबींग मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपने इसको लिख लिया होगा, इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक आपके पास टॉपिक आता है जहाँ पे आपको लिखा जाता है ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट। क्या लिखा जाता है? ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों को अब ये बात समझ नहीं आती कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको समझते कैसे हैं? सो देखिए, एक्चुअल में जो ग्रीक थिंकर्स थे और जो भी चीजें आपकी बॉडी में अवेलेबल है, तो माना ऐसा जाता है कि आपकी बॉडी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जिस जिस चीज से मिलके आपकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, उसमें अगर कहीं से भी कोई भी डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा कि कोई ना कोई डिजीज जरूर होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए किसी की मेंटालिटी है, ठीक है, और मेंटालिटी में क्या है उसके वहां पे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको 11th क्लास में दिया था, 11th में जब पढ़ा रही थी, और ऐसे भी पढ़ाते पढ़ाते कई बार मैं आपको देती हूँ कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से काम करता है। कैसे काम करता है? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से काम करता है। ये मैंने आपको इमेज दिखाया भी था उस टाइम। वापस हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, ये रहा आपका सोडियम पोटेशियम पंप। तो अगर आप इस सोडियम और पोटेशियम के आयनिक बैलेंस में कोई भी डिस्टरबेंस कॉज करेंगे, तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देगा। तो अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के बंद होने के बाद क्या होगा? उसके बंद होने के बाद ये है कि मेंटली तो आप कंप्लीटली क्या हो गए? वहां पे फाइन नहीं है। तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा हैंग कर रहा है ये।
किसी भी को भी हम लोग ले सकते हैं, बस मुझे आपको ये देखिए, जैसे ये है, वन ईयर आज तक एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि आसान है ये, जिस बच्चे ने चैप्टर देखा भी हो एक बार ना, वो भी इसका आंसर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर से सर्कल में, सर्कुलर शेप में जो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, दैट इज सोडियम आयन। और जो ये आपको स्क्वायर शेप में दिखाया जा रहा है, दैट इज पोटेशियम आयन। तो ये सोडियम और पोटेशियम आयन के ट्रांसफर होने की वजह से, मतलब वो भी कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पंप वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट में प्लस आपके बॉडी के फिजियोलॉजी के रेगुलेशन में तो ये चाहिए चाहिए। अगर हम नर्वस सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं तो पोटेशियम और सोडियम आयन का होना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है, ये माइनस तो आपका नर्वस सिस्टम माइनस, ऐसा समझ जाइए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल मैंने आपको ये समझाने के लिए लिया है कि अगर आप ह्यूमन हेल्थ को देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें से आपकी बॉडी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पहली बात तो ये कि वो आपके अर्थ पे, आपके अर्थ के 3 लेयर्स हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। सबसे अंदर वाला कोर है, उसके बाहर वाला मेंटल है, और सबसे सबसे बाहर वाला क्रस्ट है। ठीक है, तो नेचुरल एलिमेंट जो अर्थ के हैं उसके साथ मैच करता है हमारी बॉडी का कंस्टिट्यूएंट। रीजन क्या है, हम यहीं ग्रो कर रहे हैं, हम यहीं सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप एक सेब एप्पल खाते हैं, ठीक है, तो उसका ट्री कहाँ ग्रो कर रहा था, सॉइल में। उसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कहाँ से लिया, अर्थ से। वापस आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीजें कहाँ गई, आपकी बॉडी में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे हम लोग जब देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट अगर छोटा सा भी किसी तरीके से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी किसी को कोई डिसऑर्डर या डिजीज हो सकता है। ठीक है, और एक ह्यूमरिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात माने तो बॉडी का जो लिक्विड है, लिक्विड बोलने का क्या मतलब है, आपको पता है कि आपके बॉडी वेट का मोर देन 70% वाटर है। ठीक है, अगर उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो डिप्रेशन हो सकता है, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, दूसरी और अदर जो है हैवी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट में मेंशन कर रखा है। फिर भी अगर आपको बेसिक तरीके से कोई आपको बोले मुझे एक लाइन में समझाओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक बाइल, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि हमारी बॉडी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पहली बात तो ये कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट अर्थ की कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मैच करता है। सबसे अच्छा इसको समझाने का काम जिसने किया है वो आपके चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में टेबल एक दिया गया था, जहां आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट्स अवेलेबल है और अर्थ के क्रस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स अवेलेबल है, दोनों को कंपेयर किया गया। उसको जब आप देखिएगा तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे ये ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट का ये साफ सीधा सा मतलब है। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको फटाफट नोट कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक से आगे बढ़ते हुए हम लोग चैप्टर को भी आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को, आगे चले? चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखें। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा एग्जांपल है, जो ये प्रूफ करता है कि आपके बॉडी के अंदर अगर एक छोटा सा आयन जो देखने में आपको नजर आ रहा है ना, इसमें भी अगर आप डिस्टर्बेंस कॉज कीजिए तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इंटरफेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, इसको तो मैं हटा ही दूंगी, ये तो आगे का पार्ट है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसको जेनेटिक फैक्टर्स से या जेनेटिक डिसऑर्डर से, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। अब जैसे बहुत सारे फैक्टर हैं इसके, पता चला आप बाहर गए गोलगप्पे खाने के लिए,
और उसने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखा था तो आपको इन्फेक्शन हो गया, मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको, तो ये भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया जो कि अफेक्ट करने का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको चैप्टर करा रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसमें मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत अच्छा कराया है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से। ये देखिए, अब इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी चाइल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बचपन से ही किसी न किसी डिफेक्ट के साथ वहां पे क्या करता है, पैदा होता है। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड बाय चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और क्या हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड बाय चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और ये कहीं से आ भी नहीं सकता है, जब भी ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा, तो कहाँ से जाएगा, इसके पेरेंट्स से ही मिलेगा उस बच्चे के। ठीक है, तो यहाँ पे उस बच्चे को जो डेफिशिएंसी है या कोई एरर है या कोई डिफेक्ट है वो बचपन से ही होगा। ठीक है, इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डेफिशिएंसी deficiencies with which a child is born। बाय बर्थ ही मिला है उसको। यहाँ पे वो डिफेक्ट डाल सकते हो गया। चलिए, ये हो गया आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। ये पता है आपको, बहुत सारे आपने जेनेटिक डिसऑर्डर देख रखे हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, डाउन सिंड्रोम आपने देखा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हुआ। अगर कोई चाइल्ड उसको लेके बॉर्न होता है तो उसका कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर मैंने आपको एडवर्ड सिंड्रोम बताया था जहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम होता है। ठीक है, बहुत सारा आपने देखा था। ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम अगर होगा तो पटाउ सिंड्रोम होगा। अगर और वहां पे क्रोमोसोमल कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तब भी वहां पे होगा। ठीक है, दूसरा आप जानते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसमें लिख लीजिए, इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस। नीचे मैं नोट करके लिख देती हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो कि पैथोजन का मतलब क्या होता है, हालांकि पता है आपको। कोई भी डिजीज कॉज करने वाले एजेंट को हम लोग पैथोजन कहते हैं। ये हो गया आपका पैथोजन, दैट इज डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजन। और दूसरी बात ये है कि जितने पैथोजन होते हैं वो डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कैसे, अगर मैं आपको बोलूं टाइफॉइड तो आप बोलेंगे साल्मोनेला टाइफी, आप बोलेंगे नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं टाइफॉइड के लिए ना वायरस लिखूं, तो गलत हो जाएगा। तो डिजीजेस में पैथोजन है, सो बात तो सही है, लेकिन जो पैथोजन है वो भी डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना है आपको। चलिए, अब इसके बाद आगे जब तक याद आया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए, इसके आगे जो फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आज कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर, मतलब उनको लग रहा है कि बस ऐसी कोई फैक्टर है तो है, लेकिन
अगर हम यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपको डायबिटीज़ के बारे में पता है, ठीक है? तो डायबिटीज़ क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे जो अगला फैक्टर है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ऐसा फैक्टर जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप जब यहाँ पे लाइफस्टाइल का जिक्र करते हैं तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारियां होंगी और कौन सी बीमारियां नहीं होंगी। अगर किसी को बार बार आदत है कि वो क्या कर रहा है, उसने एक अपना मील कंज्यूम किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया फिर सो गया, फिर दोपहर में खाया फिर सो गया, मतलब वो लगातार रेस्टिंग मोड में है, तो गारंटी के साथ डायबिटीज होना ही होना है। रीजन ये है, उसकी बॉडी में जितना फूड कंजम्पशन हो रहा है और जिस चीज को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तोड़ के उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो उसको पूरा कंप्लीटली अपनी बॉडी से यूटिलाइज कर ही नहीं रहा है। तो जब वो एक्सेस और एक्स्ट्रा होता चला जाएगा तो क्या होगा? उसकी वजह से भी बीमारियां होंगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए, लाइफस्टाइल डायबिटीज कंप्लीटली क्या है? एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई फार्मर काम कर रहा है और उसको बीमारी होगी डायबिटीज की, कभी नहीं सुना होगा आपने, है ना? तो लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। अब दिन रात सुबह शाम आप मैगी खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको जितना मन करे उतना आप खाए जा रहे हैं। पहली बात तो उतना आप खा ही नहीं पाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद आपका भी मन उब जाएगा उससे, है ना? तो अगर आप उसको खाना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पेट तो भरेगा, बट आपके बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू विल बी जीरो, है ना? तो तभी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। अब पानी कोई कंटामिनेटेड ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से भी उसको डिजीज होगी, बीमारियां होंगी। वाटर तो खैर बहुत बड़ा फैक्टर है ना? वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अगर आप दिन रात सुबह शाम काम किए जा रहे हैं, कोई रेस्ट ले ही नहीं रहे, तब भी बीमारी होगी। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज के अंदर ही आता है। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपका फिजिकल वर्क क्या है? जीरो है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? तब भी बीमारियां हो सकती है, पता है, आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ठीक है? ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ और बॉडी कंडीशन। हमारे बॉडी कंडीशन के लिए क्या है? ये भी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बड़े फैक्टर, छोटे नहीं है। चलिए, ये हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिख लिया आपने तब तो खैर मच बेटर है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे हम। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे बोला जाए तो इसके ऊपर तो पूरी डायरी भरी जा सकती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप कैसा वहाँ पे हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आपका जो डाइट है वो बैलेंस है या नहीं। आप पता चला कोई आप डाइट ले रहे हैं बस, बट उसमें उस डाइट में आपके पास सोडियम की वैल्यू जीरो है, आपको सोडियम मिल ही नहीं रहा है, तब भी बीमारी होगी। अगर आपको पता चला कोई और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड है वो आप बॉडी में ले ही नहीं रहे हैं, तब भी आपको बीमारी होगी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और अगर आप किसी कॉन्टामिनेटेड प्लेस पे हैं, लगातार वहाँ पे इन्फेक्शंस जो पर्सन है वही घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डिजीज हो सकता है। कोरोना का एग्जांपल तो आपने देख ही रखा है, खैर बहुत बढ़िया उसने जो इन्फेक्शस डिजीजेस के बारे में है सिखाया सबको, है ना? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे डिजीज के दो टाइप देखने जा रहे हैं, दैट इज इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस, ठीक है? ये एक आसान सा टॉपिक है, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे और अभी भी हमारे पास है। तो
इसके नेम से ही यहाँ पे क्लियर है कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वैसी हर बीमारी जिसमें क्या होगा, एक डिजीज जो है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने में बहुत मेहनत ना करनी पड़े। और जितने इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, गारंटी के साथ ये सारे इन्फेक्शियस जो डिजीजेस हैं माइक्रोब्स कॉज करने का काम करते हैं, सबसे पहली बात। तो जब हम इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि माइक्रोब्स कॉज करने का काम करता है, तो आप अपनी बॉडी से तो नहीं इसको ले रहे हैं, या ऐसा तो नहीं मैंने आपको बोल दिया कि आप अपने पेरेंट्स से इसको इनहेरिट करके लाए हैं, नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करेंगे तो एक बात की यहाँ पे गारंटी है कि एक्सटर्नल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके साथ कोई आपका फ्रेंड बैठा है या बैठी है और आपको पता है कि उसको डायबिटीज है, भाई डायबिटीज उसको है तो है, बात समझे, उसको है तो आपको क्या पड़ी है, या आपको क्या मतलब है उससे। आप बोलेंगे इसको है तो ये भुगते, मुझे क्या पड़ी है, क्या बोलने का मतलब है। बोलने का ये मतलब है कि उसकी बॉडी का डायबिटीज जो है वो आपको ट्रांसमिट होकर नहीं जाना। तो उसकी बॉडी में डायबिटीज किसने किया है, तो उसने खुद अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा पुअर बनाया जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की मेन वजह क्या होती है, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला इन्फेक्शियस डिजीजेस किसकी वजह से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो ये सब के सब कॉज करने वाले कौन है, पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन में कोई वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, कोई वर्म भी हो सकता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि कोई भी ऐसा माइक्रोब या कोई भी ऐसा एजेंट जो किसी डिजीज को कॉज करे, बस उसके सर पे टैग लगा देना है कि ये क्या है, पैथोजन, ठीक है। यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए फैक्टर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैथोजेंस की बजाय। फैक्टर मतलब जैसे मैंने आपको डायबिटीज का एग्जांपल दिया तो लाइफ स्टाइल का आपको दिया, आपका जो डाइट है अगर वो पुअर डाइट है जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तब क्या होगा। अब जैसे आपने आयनिक बैलेंस में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो कई बार आपने देखा होगा लोगों को बॉडी की किसी पार्ट में स्वेलिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उन सब में क्या है, इन्फेक्शन की बजाय जो डाइट है वो भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। और फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में वापस आते हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीज में क्या है, बहुत सारे तरीके से ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, मीडियम कर सकता है जैसे एयर है, वाटर है, फूड है, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब जैसे मक्खियां हैं, कितने जो डिजीजेज हैं उसके वेक्टर्स हैं ये। मॉस्किटो को आप ले लीजिए, तो एक मलेरिया कॉमन सा एग्जांपल है। तो ये सब क्या है, ये सब इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है, यहाँ पे जब तक आप हेरिडिटी के फैक्टर को काउंट ना कीजिए, ठीक है, या कोई वैसे डिजीज के बारे में आप नहीं देखिए जो कि किसी लाइफस्टाइल की वजह से या पुअर डाइट की वजह से या हेरिडिटी की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको छोड़ के बाकी और किसी चीज को हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, आसान सा 9th क्लास का टॉपिक है, बस हमने ये सीखा है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, और अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो मेरे से पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब हम लोग टाइफॉइड स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल एक नीचे ऐड कर लेंगे, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शियस डिजीजेज है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, टाइफॉइड है, ये सब क्या इन्फेक्शियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्शियस के बारे में हम बात करते हैं तो डायबिटीज है, बहुत सारे और भी यहाँ पे क्या है डिजीजेज हैं जो कि कैसे हैं, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब एक से दूसरे, अब डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये सब दूसरे को थोड़ी जाएगा, आपकी बॉडी से नहीं जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है। आगे चले हम लोग, यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को, चलिए। नो मैम। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ना कुछ कॉमन डिजीज देखने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लिया हो आपने तो बहुत अच्छी बात है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पे
टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिकली ये चैप्टर है। अभी तक तो हम ट्रेलर पे चल रहे थे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या फैक्टर है, कितने तरह के होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, नॉन इन्फेक्शंस होते हैं, तो बात की बात। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कॉमन डिजीजेज, मतलब बचपन से आज तक जो कॉमन आप पढ़ते सुनते आए ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉमन डिजीजेस इन, जैसा कि पहले ही मैंने आपको शुरू शुरू में ही बताया कि हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर पूरे लिविंग वर्ल्ड के जितने ऑर्गेनिज्म में जो जो सी बीमारियां होती है वो आपको पढ़ना होता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। बट अभी सिर्फ ह्यूमन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे, तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास क्या आता है, पहली कैटेगरी में नंबर 1 जो है दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आसान सा है, सुन भी रखा है आपने, कुछ नया नहीं है आपके लिए। नंबर 1 इज TYPHOID, टाइफॉइड, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको, जैसे ही किसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में लिखा जा रहा है तो आपको इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। पॉजिटिव एजेंट, इसको साथ के साथ लगे हाथ याद ही कर लेना है। नीट के एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आप इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का देखिएगा तो कई ईयर्स में ये ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हुए हैं जहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है तो उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है। कई बार तो क्या किया जाता है, टेबल ही दे दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको यहाँ पे राइट मैच करना है इनके बीच में कि कहाँ सही लिखा हुआ कहाँ गलत, मतलब कौन सा सही मैच है कौन सा नहीं। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए गलत ही याद होगा। तो यहाँ पे और पहले आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको इस पे भी ध्यान देना जरूरी होगा। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। पॉजिटिव एजेंट कौन है, साल्मोनेला टाइफी है। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या है ये, है बात, ये है क्या है, ये व्हाट इज दिस। तो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया को एक बोले तो बैक्टीरियम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियम बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात मैंने आपको और क्लियर करा दी कि ये कौन कॉज करता है, तो ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है, किसी वायरस की वजह से ये नहीं होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पे कि अगर टाइफॉइड किसी पर्सन को, किसी बंदे को हुआ, ठीक है, पहचान इसकी ये है कि शुरू कहाँ से होता है, ये फीवर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो पैथोजेंस हैं तो ये कैसे हो सकता है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट तो मैंने लिख दिया, अब इसको यहाँ पे ना एक कॉज कर लेते हैं, इसका कॉज क्या है, ठीक है। तो ये जब भी होगा तो कैसे होगा, थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू क्या होगा, ये बीमारी होगी, ठीक है। अब टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं, समझिएगा कैसे, बहुत आसान से तरीके से सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताती चल रही हूँ। सब क्वेश्चन अपने आप में कैसे होगा, तो एयरबोर्न डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज है, तो आप क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, वाटर बोर्न डिजीज। आपने इन्फेक्शियस वाटर लेके उसमें कोई फूड प्रिपेयर किया है तब भी हो सकता है ना। और बैक्टीरिया ऐसे भी जाने जाते हैं अपने हार्ड कैप्सूल के लिए, इसका जो वॉल है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, जिसकी वजह से ये कितना भी आप इसको एडवर्स कंडीशन दीजिए बट ये इजीली अपने आप को सर्वाइव करा सकता है, ठीक है। कॉस्ट तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये गए तो कहाँ भागते हुए जाते हैं आपकी बॉडी में, तो उसको हम लोग कहते हैं टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन ये है कि जैसे ही आपकी बॉडी में गया, ये यहाँ से भागता हुआ क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा आपके, ठीक है। कैसे जाएगा, किसके थ्रू गया है, तो अभी अभी हमने लिखा तो है, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको कर लेते हैं, साल्मोनेला टाइफी नेला टाइफी जनरली enters
enter the small intestine, generally enter the small intestine through food and water contaminated. तो इस तरीके से क्या होगा, ये ट्रांसफर होने का काम करता है। अब जो इसका कंटेमिनेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, अब कहीं पे लगातार सारे लोग मिलके। और एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस डिजीज का नाम टाइफॉइड पड़ा कैसे। एक्चुअली में हुआ क्या, एक लेडी थी जिनका खुद का नाम टाइफॉइड मैरी था, उसके नाम पे इस डिजीज का नाम टाइफॉइड रखा गया है। टाइफॉइड मैरी बाय प्रोफेशन एक कुक थी, मतलब वो खाना बना के होता है ना, लोगों को खिलाने का काम करती थी। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं हॉस्टल में, पीजी में, कहीं भी रह रहे हैं, आपने बाहर से फूडिंग फैसिलिटी कर रखी है, तो कोई लेडी जो है वो आप खाना बना बना के देने का काम कर रही है, वही काम था उनका। तो बाय प्रोफेशन क्या थी, कुक थी। लेकिन जब पहली बार उनकी डेथ हुई, तो लोगों ने सोचा कि हम पता लगाते हैं कि आखिर जो इनकी डेथ है वो हुई कैसे। पता चला एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो साल्मोनेला टाइफी रख दिया गया, और डिजीज का नाम उनके नाम पे ही क्या रख दिया गया, टाइफॉइड रख दिया गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसके सिम्टम्स करेंगे। बहुत साधारण तरीके से सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड इज साल्मोनेला। कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हुआ। टारगेट ऑर्गन कहाँ है इसका, आपने पानी पिया या कंटामिनेटेड कुछ भी अगर लिया, तो पता है कि आपने माउथ में लिया, ईसोफेगस स्टमक के थ्रू होते हुए सीधा कहाँ भागेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख रहे हैं अगर आप साथ में, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं लिखा है तो ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे मतलब हम लोग अब इसके सिम्टम्स लिखने वाले हैं। सिम्टम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए, सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। अब टाइफॉइड को पहचाना किससे जाता है, जब शुरू में होता नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ तो लोग कहते हैं हो सकता है इसको टाइफॉइड, ऐसा बोलते हैं ना। तो किसकी वजह से बोला जाता है, जब सस्टेन्ड क्या होगा, हाई फीवर होगा, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बट है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिख लीजिए वहां पे, सस्टेन्ड हाई फीवर। उसमें भी कितना जाएगा ये, 39 टू 40 डिग्री। इतना जो है ये फीवर जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ। काफी ज्यादा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री होता है, लेकिन 39 टू 40 हमेशा रह रहा है, तो इसका मतलब टेंशन वाली बात है ना। और एक तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे मैं बच्चों को सिखाती हूँ, चाहे दुनिया का कोई सा भी डिजीज हो ना, उसमें वीकनेस तो लिख ही देना, गारंटी के साथ वीकनेस तो होगा ही होगा। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी जब भी डिस्टर्ब होगा तो किसको लीड करेगा, वो वीकनेस को लीड करेगा। ठीक है, देन क्या होगा, अब ऑब्वियस है, इन्फेक्शन का एक तरीका है, मतलब इन्फेक्शन का एक टाइप है, और इन्फेक्शन होने के साथ साथ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भागता हुआ गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको स्टमक पेन होगा, स्टमक पेन होगा। स्टमक पेन हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा हैंग कर रहा है। आगे जब हम लोग देखेंगे इसमें,
तो स्टमक पेन के साथ साथ और क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पे फ्री में? कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी होगी, भूख भी नहीं लगेगी, है ना? सब लिख लेते हैं हम लोग, बस थोड़ा सही हो जाए। चलिए, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। देन कॉन्स्टिपेशन, देन हेडेक तो होगा ही होगा। ये सब क्या है, इसके कॉमन जो सिम्टम्स हैं ये है। और लास्ट में आखिरी स्टेज की जब हम बात करें, मतलब कोई क्योर कर ही नहीं रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बोला अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने मन से मेडिसिन लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं किसी भी तरीके से क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो लास्ट में जो डेथ है वो इतनी डेंजरस होती है कि इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाता है सीवियर केसेस में। तो अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब समझते हैं क्या होगा? परफोरेशन मतलब होल होल हो जाएगा उसमें, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लीजिए यहाँ पे, लास्ट केस बचा है तो ऐसे कर लीजिए। इंटेस्टिनल परफोरेशन, intestinal perforation and death may occur in severe cases, in सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है ना। ये हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक ना इसका कंफर्मेशन टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कैसे, अगर एड्स पता लगाना है किसी पर्सन का, किसी बंदे का, तो एड्स के लिए इलाइजा टेस्ट आता है। उसी तरीके से एग्जैक्टली टाइफॉइड का पता लगाने के लिए क्या आता है यहाँ पे, उसको कुछ लोग विडल विडाल टेस्ट कहते हैं, कुछ लोग वाइडल टेस्ट कहते हैं, कुछ लोग विडल टेस्ट कहते हैं, जो बोलना है। स्पेलिंग तो वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं चेंज हो जाएगा। मतलब प्रोनाउंसिएशन भले आप चेंज कर लीजिए, स्पेलिंग तो वही रहनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये साल्मोनेला टाइफी है। अगर ऐसे इस तरीके से करके आपको नजर आएगा, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा तो। ये रहा, यहाँ पे थोड़ा इसका जूम वर्जन है, काफी ज्यादा फ्लैजिला कैरी करने का काम कर रहा है। एक ये देखिए, कितना सारा जो फ्लैजिला है ना वो इसमें नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये साल्मोनेला टाइफी है, यही टाइफॉइड को कॉज करने का काम करता है।
सिर्फ इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखना है हम लोग को। किससे डायग्नोज होगा, कैसे पता लगाएंगे कि टाइफॉइड हुआ। आके लिखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, लिखिए टाइफॉइड फीवर could be confirmed by vital test। ये याद रखना जरूरी है ना, इसको याद रखना जरूरी है, पहले बता दिया मैंने आपको। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है स्पेसिफिक होता है हर चीज के लिए। तो ये हो गया इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। टाइफॉइड ओवर हो गया, कुछ नहीं था टाइफॉइड, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज कराऊं, देखिए। क्योंकि जैसे ही कोई डिजीज आता है ना, उसके बारे में हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। ये भी बता दिया मैंने आपको, देखिए। तो टाइफॉइड है, सबसे पहले एक लेडी जो टाइफॉइड मैरी बाय प्रोफेशन कुक थी, वो इस डिजीज को स्प्रेड करने का काम कर रही थी, कई सालों से स्प्रेडिंग करती रही, क्योंकि बाय प्रोफेशन कुक थी, यही काम ही था, तो कई सालों से ही कर रही होगी, है ना। पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है, साल्मोनेला टाइफी है। ये रहा साल्मोनेला टाइफी, देखिए दिख रहा है आपको। ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा किसी के ब्लड स्ट्रीम में, अगर आप देखिएगा तो। लेकिन अगर आप इसका बिल्कुल ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखिएगा तो यहाँ पे वेरियस फ्लैजेला आपको इसमें नजर आ रहे हैं। ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत साफ साफ इसमें दिख रहा है ना, जो पिंक वाला जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैसे होगा ये, कंटामिनेटेड मतलब दूषित होता है, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होगा उससे होगा। टारगेट ऑर्गन क्या है, मतलब कहाँ जाएगा भागता हुआ, सबका टारगेट ऑर्गन अलग अलग होगा, तभी मैंने यहाँ पे अलग करके लिखा है आपके लिए, ठीक है। तो टारगेट ऑर्गन इसका क्या हो जाएगा, टारगेट ऑर्गन इसका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसके बाद सिम्टम के बारे में हम बात करें तो शुरुआत किस चीज से होती है, जिससे कहते हैं कि तुम टाइफाइड टेस्ट कराओ, हो सकता है तुमको टाइफाइड हो गया हो। तो ये कहाँ से शुरू होता है, ये वहां से शुरू होता है जब किसी पर्सन को फीवर जो है वो लगातार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मतलब रहता ही है उसको फीवर, है ना। तो ये पहचान होती है, वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, भूख की कमी मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा। और अगर छोड़ दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो इंटेस्टिनल परफोरेशन होने की वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, मतलब किसके थ्रू इसको पता लगाया जा सकता है कि उसको क्या है, टाइफॉइड है। तो इसको हम लोग वाइटल टेस्ट या विडाल टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस टाइफॉइड वाले टॉपिक से प्लस शुरू से अभी तक जो हमने किया है, उससे मैं आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख रही हूँ, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, कर लेंगे कॉपी में। अभी से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सोचेंगे लास्ट पे करेंगे तो नहीं होगा आपसे। क्वेश्चंस लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, मेंशन द पॉजिटिव एजेंट ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। आंसर इज, गलत नहीं लिखेंगे आंसर, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, साल्मोनेला टाइफी। टाइफी। देन सेकंड क्वेश्चन लिखिए, एक मिनट थोड़ा हैंग कर रहा है।
नेक्स्ट लिखेंगे मेंशन सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। सिम्टम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बता रखे हैं। ये रहा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे चल रहा है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द टारगेट organ of typhoid। आंसर लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। देन अगर ऐसे आया आपको विच माइक्रोब causes टाइफॉइड, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरिया, और इसके ब्रैकेट में हम लोग डाल सकते हैं साल्मोनेला टाइफी। हालांकि लिख ही रखा है आपने, बस बैक्टीरिया लिखे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लिखिए। मेंशन द डायग्नोस्टिक टेस्ट टेस्ट टाइफॉइड। आंसर लिखिए लिखिए। डिफरेंशिएट infectious and non-infectious diseases। इसको कर लीजिएगा, लिखा ही हुआ है आपके पास, है ना। यहाँ हो गया। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें लिखिए
What are pathogens? शॉर्टकट में लिख लीजिए, disease causing agents. Agents are known as pathogens. एक लिखिए, mention the cause of typhoid. ऐसे में लिखिए, contaminated food and water. Food and water. Ninth लिखिए, define हेल्थ, ये लिखवा रखा है मैंने आपको, उसको कॉपी कर लीजिएगा। और आखिरी क्वेश्चन उसको अपने से खुद से लिख के देखिएगा बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। राइट डिटेल्ड नोट, जो मैंने आज की क्लास में कर रखा है आपको, टाइफॉइड। चलिए, यहाँ पर कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, इसके आगे नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।